ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है जहाँ बहुत से नाग नागिनें रहते थे। मोटू नाग का परिवार अपने बेटे को नागिन दिखाने ले जाते हैं। बेटा मोटू नागिन को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी नागिन से करूंगा। मुझे ना ही कुछ पूछना है और ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से मोटू की शादी पिंकी नागिन से हो जाती है। अगले दिन पिंकी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अल्ले अल्ले, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई, मुझे तो नींद आ रही थी। अरे पिंकी, ये तुम कैसे बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मोटू नाग को समझते देर नहीं लगती है। जिस पिंकी की वो खूबसूरत आवाज सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। बस फिर क्या था, मोटू सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आलिया नागिन आ जाती है और कहती है, अरे मोटू बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान क्यों लग रहे हो? तुम लोग ठीक तो हो ना? मोटू कुछ बोलता उससे पहले पिंकी बोल पड़ती है। अले था माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो नसीब ही खराब थे। तुझे तो नागिन की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जिंदगी भर करो मेला बाबू मेला छोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? वहां पर तो मेरी नाक कट जाएगी। मोटू नाग को पिंकी परेशान होता देखकर हंसती है और कहती है, अले भले ठान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुपला करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे बाबा भी मुझे चुप रहने को बोलते थे। मोटू और उसकी माँ को चुप रहने का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन मोटू और पिंकी उसके दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ मोटू पिंकी को समझा कर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो नहीं बोलेगी। बस फिर क्या था, सब खाना खाने लगते हैं। मोटू के दोस्त की बीवी उसका नाम पूछती है, तभी मोटू बोल पड़ता है। पिंकी नाम है भाभी इसका। अब पतलू के घर कोई भी पिंकी से सवाल करता तो जवाब मोटू देता, पिंकी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं पिंकी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, जब से आप आए हैं मैंने आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं ये गूंगी तो नहीं है? पिंकी को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे मोटू की बातें भी याद रहती हैं। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो फिर वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, पिंकी नाम है मेरी बीवी का, पिंकी। पिंकी भी कभी गूंगी हो सकती है भला? वो तो जरा शर्मीली है और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सब ही मोटू की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार पिंकी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके पिंकी की आवाज सुनकर रहेगा। फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरता है, फिर उसे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा पिंकी की पूंछ पर टकराता है तो पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अले तुहा तुहा, पतलो पतलो, चूहे ने काट लिया। बच्चा पिंकी की तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। मोटू का मुंह उतर जाता है। तभी भाभी मोटू को समझाती है, तुम्हारी पिंकी तोतली है क्या? हाँ भाभी, मैंने तो बस इसकी खूबसूरती देखी, इससे कोई सवाल और जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला पिंकी तो तोतली है, तोतली। अरे कोई बात नहीं मोटू भैया, अब तो तोतलेपन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और इसका इलाज हो सकता है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं इसे कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। फिर तो मेरी पिंकी कोयल की तरह बोलेगी, कोयल की तरह। मोटू नाग पिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद
पिंकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोटू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरा तोतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। लशारी वाले जंगल में आलिया नागिन एक नागमणि की हिफाजत करती थी। एक दिन एक चुड़ैल नागमणि की तलाश में जंगल में आती है और उसी गुफा में चली जाती है जहां आलिया नागिन का घर था। वो आते ही आलिया नागिन को खंजर मार देती है और नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। आलिया नागिन की 2 बेटियां थी। एक का नाम सोफिया चिड़िया था और दूसरी का नाम ज़ैनब जलपरी था। ज़ैनब जलपरी और सोफिया चिड़िया घर आती हैं तो वो देखती हैं आलिया नागिन मरी पड़ी है। माँ, आपको क्या हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और वो दोनों बहनें यतीम हो जाती हैं और उनका घर मणि की शक्ति से खड़ा था। मणि के जाते ही उनका घर गिरने लगता है। ज़ैनब जलपरी कहती है, भागो बहन, भागो, हमारा घर गिर रहा है, यहाँ से जल्दी भागो। इसी तरह वो जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं और उनके निकलते ही उनका घर टूटकर नागलोक से नीचे गिर जाता है। इसी तरह वो भूखी प्यासी जंगल में भटकने लगती हैं। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती हैं। तभी ज़ैनब जलपरी की नजर एक रेहड़ी पर जाती है जहां मोटू नाग सेब बेच रहा होता है। सेब ले लो सेब, ताजा ताजा सेब ले लो, लाल लाल सेब, मीठे मीठे नरम सेब ले लो सेब। बहन, वो देखो, सेब बेचने वाला आया है। मुझे भूख लगी है, एक सेब खरीद कर दे दो ना। कैसे खरीदूं बहन? सेब वाला बिना पैसे के सेब नहीं देगा। तू जिद मत कर, मेरे पास सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आपी, एक बार मेरी खातिर उससे मांग कर तो देखो ना, शायद वो हमें सेब दे दे। चलो ठीक है बहन, मैं कोशिश करके देखती हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। अपनी बहन की बात मानकर सोफिया चिड़िया सेब वाले के पास जाती है और कहती है, सेब वाले अंकल, मुझे एक सेब चाहिए। बहन, 50 रुपए का एक सेब है, बताओ कितने दे दूं? ये सुनकर सोफिया उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरी अम्मी कई महीने पहले मुझे छोड़कर चली गई है। मेरी छोटी बहन भूखी है और वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल, प्लीज हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर सोफिया वहाँ से जाने लगती है। उस सेब वाले को सोफिया पर तरस आ जाता है। रुको बहन, ये लो सेब, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग दुआ करना। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हम यतीमों की मदद की। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। सोफिया सेब को लेकर ज़ैनब जलपरी के पास आती है और उसे वो सेब दे देती है और कहती है, ये लो बहन, इसे खा लो। अरे बहन, हम घर के पास इसको लगा देते हैं, फिर ये बड़ा पेड़ बनेगा और इस पर बहुत से सेब लगेंगे और हम जी भर कर सेब खाएंगे और बचे हुए सेब बेच देंगे। अरे बहन, खा लो इसे। ऐसा जादू बस कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ज़ैनब जलपरी अपनी बहन की बात नहीं मानती। वो उस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन वहाँ पर एक सेब का पेड़ उगाता है जो देखते ही देखते बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर लाल लाल सेब लग जाते हैं। जब सोफिया चिड़िया और ज़ैनब जलपरी वहाँ पर आते हैं तो वो सेब का पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ैनब जलपरी सोफिया से कहती है, बहन, जल्दी से बाजार में सेब बेचने चलते हैं। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। आप थोड़ा साइड पे हो जाओ, मैं सेब तोड़ती हूँ।
वो दोनों बहनें सेब तोड़कर एक रेहड़ी पे रखकर सेब बेचने चली जाती हैं। सेब ले लो सेब, लाल लाल मीठे मीठे सेब ले लो, सेब ले लो सेब, सस्ते में सेब ले लो, सेब ले लो सेब, लाल लाल मीठे मीठे सेब ले लो। वो दोनों बहनें सेब बेचकर आती हैं तो ज़ैनब जलपरी कहती है, आपी, हमारा भी कोई घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ बहन, काश हमारा भी घर होता तो हम वहाँ पर रहते। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं है। काश हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब सेब के पेड़ पर एक बड़ा सा सेब आ जाता है और उससे आवाज आती है, बच्चों, तुम दोनों को रोने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम दोनों मेरे इस जादुई सेब के घर में रहोगी। माशाल्लाह दीदी, अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। चलो हम अपने एप्पल के घर में चलते हैं। हाँ बहन, चलो हम अपने एप्पल के घर में चलते हैं। उस सेब घर को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगती हैं।